हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और रेडियो कक्षा लेकर मैं फिर आपके साथ हूँ। कल की कक्षा में बच्चों हमने आपसे बात की थी मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में एंड अबाउट इट्स डिसइंटीग्रेशन, किस तरीके से मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ और उसके बाद जो नए किंगडम्स वहाँ पर आए नॉर्थ इंडिया में। एट द सेम टाइम वी कमिटेड कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। और ये भी हमने बोला था कि इट वुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन हिस्ट्री सेपरेटली। इसका रीज़न ये है कि जो हिस्टोरिकल या प्री हिस्टोरिकल जो एक कॉन्टेक्स्ट था, जो एक इवोल्यूशन था, दैट वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडियन के बारे में हम यदि बात करें तो वहाँ पर ये हम कह सकते हैं पलायलिथिक पूरा पीरियड जिसकी हमने बात की थी तकरीबन 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड था, दैट वाज ऑलमोस्ट कंकरेंट विद व्हाट वाज हैपनिंग इन नॉर्थ इंडिया। लेकिन उसके बाद जो नियोलिथिक पीरियड था वो भी लगभग सेम था। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन नॉर्थ इंडिया वाज दैट आयरन रेवोल्यूशन हैपेंड, और एक तरीके से एक ब्रॉन्ज एज डिस्टिंक्टली वहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद चालकोलिथिक जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का होना नॉर्थ इंडिया में, इट वाज वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट्स इन इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। साउथ इंडिया में उसके विपरीत जो एक ट्राइबल वे ऑफ लाइफ था दैट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, और हम ये देखते हैं कि अप टू 300-400 ईयर्स बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर द इनफैक्ट क्राइस्ट बर्थ, वहां पर दैट ट्राइबल वे ऑफ लाइफ प्रॉस्पर्ड। उसके बाद में उसमें भी छोटे छोटे किंगडम्स होते थे एंड वी विल नॉट गो इनटू दैट। बट उसके बाद क्या होता है उसकी हम स्टोरी आपको बताते हैं। संगम लिटरेचर, संगम एरा, ये बहुत सेलिब्रेटेड टर्म्स हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो संगम लिटरेचर से हमें बहुत ज्यादा जानकारी साउथ इंडियन हिस्ट्री की मिलती है। बेसिकली संगम लिटरेचर के बारे में यदि हम आपको बताएं तो वो जो था एक तरीके की मीटिंग्स हुआ करती थी। एक तरीके से संगम का मतलब भी होता है काइंड ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग होती थी जहां पर एक राजा के दरबार में बहुत सारे बार्ड्स, पोइट्स को बुलाया जाता था एंड दे वुड सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज of kings, they would create some poems in praise of kings। तो और वो जो poems होती थी, वो जो songs होते थे, उसमें ज़्यादातर common life की details भी होती थी, obviously alongside praises of kings। तो इस तरीके से वहाँ की जो common life थी उसके बारे में हम जान सकते हैं जो संगम में जो poems लिखी गई उनके द्वारा। उसके अलावा 3 मेजर डायनेस्टीज, 3 मेजर किंगडम्स के बारे में हमें पता चलता है संगम लिटरेचर के थ्रू। वन वाज चोल, सेकेंड वाज पांड्या एंड द थर्ड वाज चेर। तो ये 3 किंगडम्स मेजरली वहां पर थे। चोल जो थे उनका एरिया लगभग मॉडर्न डे तमिलनाडु को हम कह सकते हैं, विद तंजोर एज देयर कैपिटल नियर बाय चेन्नई। सेकेंडली जो पांड्या थे, दे हैड देयर कैपिटल इन मदुरई एंड चेर्स रीजन लार्जली कॉरस्पॉन्ड्स टू modern days Kerala। तो ये 3 kingdoms थे and they would fight one another on occasions। Sometimes Chol would conquer the other two or sometimes the other one conquers the other। इस तरीके से तीनों के बीच में म्यूचुअल युद्ध चलते रहते थे और उसकी कहानियां, उससे संबंधित बहुत सारे लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, हमारे हिस्टोरियंस के पास, वो चलता था। तो इस तरीके से साउथ इंडिया का फॉर्मल हिस्ट्री का पीरियड है वो वहां से शुरू होता है, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट चोल्स पीरियड, अबाउट पांड्याज पीरियड, अबाउट चेर्स। एंड एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज थी उस दौर के बारे में, साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कि जो चोल्स थे दे हैड बिल्ट अ वंडरफुल फ्लीट। उनके पास शिप्स थे बहुत, जिससे कि इनफैक्ट वी कुड से कि उनके पास प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एक नेवी फोर्स थी, और जो कि दे वुड यूज इट टू कन्क्वर सिलोन। मॉडर्न डे वी नो सिलोन एज श्रीलंका। तो श्रीलंका तक वो जाते थे। इनफैक्ट देयर आर रेफरेंसेस दैट चोल आर्मी, इनफैक्ट चोल नेवी वेंट एज फार एज मलय, व्हाट वी वुड से मलेशिया टुडे। तो इस तरीके से उन्होंने जो तीनों किंगडम्स थे, स्पेशली चोल, उन्होंने अपना आधिपत्य साउथ इंडियन हिस्ट्री में रखा और दैट केप्ट कंटिन्यू। बहुत लंबे समय तक वो तीनों ही किंगडम्स जो थे चले विद देयर ऑफशूट्स एंड इन सम अदर फॉर्म्स। उसके बाद यदि हम साउथ इंडियन हिस्ट्री का और जिक्र करें, देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साउथ इंडियन हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड वाज देयर वाज फ्लरिशिंग ट्रेड प्रेजेंट देयर। ट्रेड जो था बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश कर रहा था, एंड स्पेशली विद आउटसाइड वर्ल्ड। देयर आर सर्टेन एविडेंस दैट ट्रेड विद रोमन was
वेरी वेरी मच प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसकी वजह से जो एक आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट बने, एंड इट इन अ वे शेप हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया वेरी मच। एट अरिकामेडू एक स्थान है बच्चों, मॉडर्न डे पुडुचेरी के पास। तो वहां पर रोमन सेटलमेंट मिलता है, यानी कि रोमन बस्ती थी, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोम से जो आने वाले व्यापारी थे, लोग थे, दे वुड कम, दे वुड स्टे एट पुडुचेरी, दे वुड स्टे एट अरिकामेडू, और वहां से वो फिर आगे जाते थे। दे वुड गो टू चाइना, दे वुड गो टू साउथ ईस्ट एशिया, जो आज का मलेशिया और थाईलैंड है, वहां वो जाते थे। लेकिन अरिकामेडू एक्टेड एज अ सेटलमेंट फॉर रोमन्स, और उसका एक फायदा ये हुआ कि गुड अमाउंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैपेंड इन दोज डेज। तो चोल किंगडम और जो हम बाकी दो किंगडम्स थे, उनके पास सफिशिएंट प्रॉस्पेरिटी थी उस दौर में। बच्चों, इट वाज अबाउट साउथ इंडियन हिस्ट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट कंटिन्यूड एज आई टोल्ड यू अर्लियर। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके बाद क्या होता है। और चूंकि कुछ और किंगडम्स आए, कावेरी नदी के जो दुआब होता था वहां पर, और कृष्णा नदी के दुआब पे कुछ और किंगडम्स फ्लरिश हुए, उनके बारे में जैसे कि पल्लव, चालुक्य, हम अगली क्लास में भी बात करें। उसके बाद में बच्चों, हमने किस तरह नॉर्थ इंडिया में सातवाहन्स आए, और दिस वाज द पीरियड व्हेन अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड स्टार्टेड हैपनिंग। बाय आउटसाइड वर्ल्ड वी मेंट कि नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर था इंडिया का, वहां से कई तरीके के आउटसाइडर्स जो थे वो आने लगे। जैसे कुशान्स का हमने जिक्र किया था, शख्स का जिक्र किया था, पहलव्स, हुन्स, ये सभी जो बाहर के लोग थे, दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, नॉट एट वंस, बारी बारी से, कभी शक आए, कभी पहलव्स आए, कभी हुन्स आए। तो इसका हम जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन ये पीरियड जो है भारतीय हिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पीरियड में हम अभी आपसे बात करेंगे सिल्क रूट, कुषाण एम्पायर की, जिसमें कनिष्क नाम के एक सम्राट हुए। और वो पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों? क्योंकि दिस इज द पीरियड दैट कोइंसाइड्स विद द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। या यूं कह सकते हैं कि अभी तक जिस चीज को रोका गया था इंडियन जो एपिक्स थे उसमें, वो चीज होना शुरू हो गई थी, और बहुत सारे आउटसाइडर्स आए। हम कुषाण्स की बात करते हैं। जो कुषाण थे वो माना जाता है सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थे, जो कि भारत में नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से आए। एंड कनिष्क वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी। इनफैक्ट ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी। और कनिष्क ने जो अपना एम्पायर बनाया, ही ऑब्वियसली बिकॉज ही केम थ्रू दैट वे, नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर थे वहां से लेकर और मिडल ऑफ द इंडिया, हम कह सकते हैं नर्मदा से थोड़ा ऊपर तक, कनिष्क का जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। उससे जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आए। हम जानते हैं कि गांधार शैली होती है स्कल्पचर मेकिंग की। स्कल्पचर बच्चों होता है जैसे पुतला हम बनाते हैं, तो अब तक जो पुतला बनाया जाता था भारत में, जो मूर्ति बनाई जाती थी, वो डिफरेंट होती थी। लेकिन कनिष्क के शासन के दौरान बाहर के इन्फ्लुएंस से, ग्रीक इन्फ्लुएंस से, उसमें थोड़े से चेंजेस आए, और उसके अलावा और भी कई चीजें भारत में हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सिल्क रूट पे कनिष्क का प्रभाव। बच्चों, सिल्क रूट क्या था ये हम आपको बताते हैं। सिल्क आप जानते हैं एक बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला एक कपड़े की प्रजाति है, एंड दैट इज मेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। एक ककून होता है, ककून से इसको, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सिल्क। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सिल्क इज कि जो सिल्क का आविष्कार था, या जो सिल्क को बनाने की कला थी, दैट वाज इन्वेंटेड वे बैक इन चाइना। देयर आर सोर्सेज दैट से कि चाइना में लगभग आज से 7-8 हजार साल पहले सिल्क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। चाइनीज न्यू अबाउट इट, लेकिन दे केप्ट इट अ गार्डेड सीक्रेट। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाय एज द टाइम पास्ड ऑन, सिल्क वाज वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो ग्रीस से या रोम से जो व्यापारी होते थे, दे वुड इनवेरिएबली गो टू चाइना। लेकिन उनके जाने के लिए जो रूट होता था, दैट रूट हैड टू पास थ्रू मथुरा, गांधार, जो कि कनिष्क के प्रभाव में थे। तो उन व्यापारियों को वहां पर रुकना पड़ता था, एंड इन रिटर्न दे वुड गिव सम काइंड ऑफ ऑक्ट्रॉय टू द एम्पायर। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा होना शुरू हुआ। जिस गोल्ड की हमने बात की कि ब्रिटिशर्स आए और वो गोल्ड वो लेकर गए, तो वो गोल्ड जो भारत में इकट्ठा होने की प्रोसेस थी, दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो इस तरीके से कनिष्क का सिल्क रूट पे प्रभाव होना बहुत भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट था। उसके बाद कनिष्क के द्वारा जो बुद्धिज्म था उसको भी बहुत अच्छी तरह पैट्रोनेज दिया गया। कनिष्क ने एक बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, जिस जो बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ था उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुल मिलाकर बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया। उसके अलावा कनिष्क ने पिलग्रिमेज, चूंकि बाहर के
वर्ल्ड से कांटेक्ट होना शुरू हो गया, चाइना से लोगों का आना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड। तो उन्होंने, सिंस बुद्धिज्म वाज ऑलरेडी देयर इन चाइना, दे वुड कम टू इंडिया टू मार्क अ सॉर्ट ऑफ पिलग्रिमेज। तो उस तरीके से कई चाइनीज यात्री भारत में आए, एंड जैसे कि पाहियान, वेनसांग, युआनचुआन, दीज पीपल केम लेटर, लेकिन इट स्टार्टेड फ्रॉम कनिष्क टाइम। तो बच्चों ये था उस पीरियड के बारे में, हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो पीरियड था सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन कल्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद क्लास 6 की हिस्ट्री में कुछ चीजें बचती हैं, जैसे कि गुप्ताज एम्पायर, जिसको कहीं ना कहीं वी कॉल इट एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री समटाइम्स। तो हम गुप्ताज पीरियड की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा कुछ जो आर्किटेक्चर उस दौरान था, उस एज में, उसके बारे में बात करेंगे। उस समय लिटरेचर कैसे फ्लरिश किया, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इस रेडियो कक्षा में इतना ही। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।